नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है ये समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे कि आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें जो देश से लेकर विदेश तक सियासत और सनसनी दोनों का ताप बढ़ा रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका से आई एक चौंकाने वाली कहानी की, जहां शूटआउट की गूंज के बीच रेप के आरोपों ने एंट्री लेकर पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। आखिर क्या है वो कनेक्शन? इधर देश की सियासत में बंगाल बना है सबसे बड़ा रण क्षेत्र, जहां चुनावी जंग अब अपने फाइनल मोड पर है। आरोप, पलटवार और सियासी वार सब कुछ अपने चरम पर है। कौन मारेगा बाजी और किसका होगा खेल खत्म? और राजधानी दिल्ली से सियासी हलचल। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के 7 सांसदों ने पाला बदला है और अब बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और इससे कैसे बदलेगा संसद का गणित? तीनों बड़ी खबरों का करेंगे हम पूरा विश्लेषण विस्तार से। लेकिन सबसे पहले अमेरिका की उस सनसनीखेज घटना पर बात कर लेते हैं, जहां गोलीबारी के बीच रेप की एंट्री ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। डिनर पार्टी फायरिंग केस में सनसनीखेज खुलासा। संदिग्ध के मैनिफेस्टो में ट्रंप पर गंभीर आरोप। मैनिफेस्टो में रेपिस्ट जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है। ट्रंप का बड़ा बयान, मैं रेपिस्ट नहीं हूं, संदिग्ध को बताया बीमार दिमाग वाला। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है डिनर पार्टी फायरिंग केस में, जिसमें कि संदिग्ध के मैनिफेस्टो में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैनिफेस्टो में रेपिस्ट जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है। तो ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं, संदिग्ध को बीमार दिमाग वाला ट्रंप ने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि संदिग्ध ने मैनिफेस्टो में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ पर ट्रंप को रेपिस्ट तक कह डाला है, जिसका विरोध ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहकर कि वो रेपिस्ट नहीं है, लेकिन इस संदिग्ध को वो बीमार दिमाग वाला भी बता रहे हैं। और अमेरिका में हुई गोलीबारी से राजनीति के सबसे काले पन्ने खुलने लगे हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब संदिग्ध के पास एक मैनिफेस्टो मिला, जिसमें सीधे निशाने पर थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लगाए गए बेहद गंभीर आरोप। रेपिस्ट, देशद्रोही जैसे शब्दों ने सियासत में आग लगा दी। सवाल पूछे गए तो ट्रंप भड़क उठे, साफ कहा वो रेपिस्ट नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुराने आरोप, पुराने केस और पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या ये सिर्फ एक बीमार दिमाग की सोच है या फिर अमेरिकी राजनीति का वो सच जो बार बार सामने आता है? ऐसे में गोलीबारी से लेकर आरोपों तक और सियासत तूफान पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो ये गंभीर आरोप जो कि ट्रंप पर लगे हैं, और ऐसे में समझना भी होगा कि आखिर पूरी कहानी ये है क्या, हमलावर का मैनिफेस्टो क्या है। तो कॉल टॉमस एलन नाम के शख्स ने फायरिंग की। शूटिंग से पहले मैनिफेस्टो जारी किया था। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई थी, खुद को फ्रेंडली फेडरल असिस्टेंट बताया और ट्रंप को पेडोफाइल, रेपिस्ट, गद्दार करार दिया। तो देखिए, मैनिफेस्टो में अपने हाथों से सजा देने की बात भी कही गई। तो ये जो पूरी कहानी है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्टो में किस तरह से अपने हाथों से सजा देने की बात यहाँ पर की गई, और वहीं ट्रंप ने इस पर जिस तरह से अपना रुख दिखाया, उन्होंने ये कहा है कि वो रेपिस्ट नहीं है। इंटरव्यू में हमलावर की मैनिफेस्टो का हिस्सा पढ़ा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी के साथ रेप नहीं किया, मैं पेडोफाइल नहीं हूं। मीडिया पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर बीमार व्यक्ति यानी हमलावर की बातों को पढ़ रहे थे। तो देखिए, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जो आरोप ट्रंप पर लगे हैं, ट्रंप उसे नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही वो रेपिस्ट हैं। वहीं सवाल अब भी क्यों कायम है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए जो पूरा मामला है, मई 2023 में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने दोषी पाया था। पत्रकार ई जीन कैरोल की यौन शोषण का दोषी पाया था और सीधे रेप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। बाद में जो फैसला दिया वो सामान्य अर्थों में रेप ही था, यानी ट्रंप पर $5 मिलियन का जुर्माना लगा। कोर्ट में मामला जो है अब भी जारी है। तो देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कई ऐसे दावे हैं जो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। और इस वक्त मेरी सहयोगी नैना न्यूज रूम से जुड़ गई। नैना, तो ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है, बड़े दावे हैं जो संदिग्ध अपने मैनिफेस्टो में जिक्र कर रहा है। देखिए, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से ही तनाव, विवाद और इसके साथ में कई कंट्रोवर्सीज कनेक्ट होती नजर आई। गीतू, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बड़े आरोप लगते रहे हैं, चाहे बात एप्स्टाइन फाइल में उनका नाम आना हो या फिर अपने ही देश में तमाम नीतियों को लेकर या अपने ही जो साथी हैं उनके साथ में हो व्यवहार को लेकर। कई बार वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जर्नलिस्ट के साथ में ये कहा जाए अभद्रता या भद्दी टिप्पणी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा और विवादों में आ जाते हैं। और जिस रूप में उनकी प्रोफाइल रही है हमेशा से वो विवादों में रही है और यही वजह है कि बड़े स्तर पर नाराजगी नजर आती है। लेकिन जिस रूप में डिनर के दौरान जब हमला हुआ और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई उसको लेकर कई बड़ी बातें सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो आरोपी पकड़ा गया उसका जब मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें कई बड़ी बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से गोलीबारी की गई थी, कॉल थॉमस एलन जिसका नाम है उसको रेडिकलाइज और एंटी क्रिश्चियन करार दिया है और ये भी कहा कि वो बहुत बीमार आदमी है। देखिए, हर चीज़ का एक वक्त और हर चीज़ की एक स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि अभी पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना, जैसे उन्होंने कहा कि जो हमलावर था वो एंटी क्रिश्चियन है, वो अभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने ऊपर जो आरोप लगे वो तो है ही, लेकिन गीतू, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते रहे हैं। अमेरिकन को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर बड़ी बातें वो कहते रहे हैं। प्रायोरिटी पर एक तरह से उनकी यही सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूप में आरोपी को लेकर जो तमाम बड़ी बातें कही वो भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। और ये जो पूरी घटना हुई थी दरअसल उसको लेकर भी अलग अलग थ्योरी सामने आई थी। कई इसे सबटाइज बताते हैं और सबटाइज में भी कोई अलग अलग एजेंसीज नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम रवैये को लेकर ही एक तरह से सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के प्रति या उनकी नीतियों के प्रति पिछले कुछ वक्त से जो बड़े स्तर पर नाराजगी नजर आई है वो भी इसमें बहुत बड़ी वजह देखने को मिलती रही है, चाहे बात मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर हो या फिर एप्स्टाइन फाइल्स में उनका नाम आना हो। गीतू, बिल्कुल नैना, और देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब जो ट्रंप हैं ये सीधे तौर पर मना कर रहे हैं। हालांकि मई 2023 की बात करें तो ये केस चला भी था, आरोप सिद्ध भी होते हुए दिखाई देते, अभी भी ये चल रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए यहाँ पर, जिस तरह से वो कह रहे हैं मानसिक तौर पर ये जो आरोपी बीमार है, हमलावर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बीमार है, ये ट्रंप कहते हैं। तो ये माना जाए कि वो इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, वो इस बात से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। साथ ही जैसा कि आप बता रही हैं कि एंटी क्रिश्चियन हमलावर रहा है और इस तरह के जितने भी यहाँ पर अगर एक तरह से मार्च निकाले गए, प्रोटेस्ट किए गए, तो वो उनका हिस्सा भी रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए। देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि आखिर उनके किसी भी कहे गए शब्द के क्या मायने होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रूप में रेपिस्ट की बात या पेडोफाइल का जिक्र अगर किया, दरअसल वो एक अमेरिकी इंटरव्यू, एक टेलीविज़न पर इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कर रहे थे। एंकर की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सारी बातों को एक तरह से कह दिया, वो थोड़ा भड़क भी गए। तो बाकायदा जो रिपोर्टर थी, एंकर थी, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये मेरे शब्द नहीं है। जिस तरह से आपको गद्दार या रेपिस्ट या पेडोफाइल कहा जा रहा है, ये उस आरोपी का एक तरह से मानसिकता रही जो नाराजगी है। अब आपको इसमें एक और चीज समझनी होगी गीतू, पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बड़े स्तर पर नजर आई, खासतौर से, और उसमें उस नाराजगी में आका घी कब के एप्स्टाइन फाइल्स में। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन होते रहे। हाल ही में हमने देखा था 8 से 9 लाख की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, नो किंग्स के नाम पर जो प्रदर्शन हुए, उन
उनकी पॉलिसीज के नाम पर प्रदर्शन हुए और बार बार ये आरोप लगाए जाने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक उस बुद्धि के या फिर एक उस विचारधारा के व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में कोई सनक चढ़ जाए तो वो किसी की सुनते नहीं, और चाहे बात और इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। उनके ऊपर कई इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने के आरोप लगते रहे हैं। महिलाओं के साथ में उनकी कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है और डोनाल्ड ट्रंप का दामन कितना दागदार रहा है खासतौर से उनकी इस पूरे प्रोफाइल को लेकर हम ये सभी जानते हैं। उनके पिछले एक्सपीरियंसेस को लेकर चाहे बात वो ये ब्यूटी पीजेंट शोज के दौरान रहे हों तब भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। अपने बिजनेस प्रोफाइल के साथ में भी वो जब कंटिन्यू रहे तो उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। और पिछले 2 बार से जिस तरह से उनका प्रेसिडेंशियल का टर्म रहा, पहले दौर में तो उनकी एक अलग तरह की छवि रही, लेकिन जो उनकी दूसरे दौर का प्रेसिडेंशियल टर्म है वो शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ विवादित ही रहा है, जिसमें कई महिलाओं नैना, अब क्या लग रहा है अब इस माहौल में जो हम देख रहे हैं अमेरिका ईरान का युद्ध भी चल रहा है, तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं नीतियों को लेकर ट्रंप की, तो ऐसे में अभी अगर छवि की बात करें ट्रंप की तो किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, या एक तरह से इसका नुकसान ट्रंप को झेलना पड़ सकता है? आने वाले समय में चुनाव भी होने अमेरिका में, तो क्या ये माना जाए ये जो अभी पूरा वाकया हुआ है ये भी एक तरह से डेंट करेगा उनके प्रचार को लेकर? करेगा या सिंपैथी में जाएगा, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कई पश्चिमी मीडिया के हवाले से गीतू ये खबर भी सामने आई कि जिस रूप में डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी वक्त से खुद घिरे हुए हैं। अब आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के क्या हाल हुए हैं या हम सभी जानते हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई दबाव बनाने की, लेकिन वो कोशिशें नाकाम साबित रहीं। अमेरिका के आगे ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान बहुत छोटा है, कद में भी, ओहदे में भी, तमाम ताकतों में भी, लेकिन इस पूरे युद्ध में 19-20 के अंतर में देखा जाए तो 20 ईरान नजर आया और 19 अमेरिका नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें, तमाम हथकंडे कोई भी काम नहीं कर पाए, तो वो चारों तरफ से घिरे हुए थे और उनकी नीतियों का नतीजा ये रहा कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से इंटरनेशनल तमाम स्तर पर उनके जो अलग अलग ग्रुप्स रहे उससे अलग थलग अमेरिका पड़ चुका है। वहां पर बड़े स्तर पर फजीहत रही, जिस तरह से खासतौर से ये कहा जाए कि वेनेजुएला के जब राष्ट्रपति को मादुरो को जब लेकर आए थे तब उनकी फजीहत हुई, तब से लेकर अभी तक कई बड़े आरोप लगे और ऊपर से एप्स्टाइन फाइल्स में उनका नाम आना अपने आप में उनके लिए बहुत मुसीबत का सबब बना। अब कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इन्हीं सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से सबोटाइज एक तरह से रहा, क्योंकि जिस रूप में वहां पर एक्टिविटीज नजर आई, जब हमले हुए तो तमाम वीडियो सामने आए। आने वाले वक्त में मिड टर्म इलेक्शन का तनाव डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बखूबी है और उसकी एक झलक हंगरी में हुए इलेक्शंस के रिजल्ट साफ बिल्कुल नैना, ये माना जाए ये जो पूरा माहौल बना है ये सिंपैथाइज वे में भी डोनाल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी ये जा सकता है, पर ये देखना होगा किस तरह से अमेरिकन पर ये पूरा वाकया इंपैक्ट डालता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से जुड़ी खबर, जहां पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, बैरकपुर में पीएम मोदी की जनसभा, बंगाल की एक ही मांग परिवर्तन है। इस चुनाव में ये मेरी आखिरी सभा है, पीएम मोदी की बड़ी बातें, और उन्होंने कहा कि अब 4 मई के बाद शपथ ग्रहण में आऊंगा, बंगाल में दिशा और दशा बदलने वाली है। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, दूसरे चरण का मतदान, और ऐसे में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन बैरकपुर में पीएम मोदी की जनसभा रही और कहा उन्होंने कि बंगाल की एक ही मांग परिवर्तन है और इस चुनाव में ये मेरी आखिरी सभा है, अब 4 मई के बाद शपथ ग्रहण में ही आऊंगा, बंगाल में दिशा और दशा बदलने वाली है। तो पीएम मोदी की जिस तरह से बड़ी बातें रही, बैटल ऑफ बंगाल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। आखिरी दिन, आखिरी वार और नेताओं की पूरी ताकत मैदान में झोंक दी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया है, अब अगली बार शपथ ग्रहण में मिलेंगे, यानी जीत का पूरा भरोसा है। वहीं अमित शाह ने रोड शो के जरिए ताकत दिखाई है और दावा ठोक दिया कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के बेहाला में अमित शाह का रोड शो, अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार, अमित शाह कह रहे हैं टीएमसी के जंगल राज से आजादी मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी का जो जंगल राज है उससे आजादी मिलेगी और इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह का ये रोड शो, ऐसे में जिस तरह से लोग इसमें जुटे हैं, ये बता रहा है कि कितना समर्थन यहाँ पर इस वक्त बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह का बेहाला में ये रोड शो है और उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
तो वहीं टीएमसी के जंगल राज से आज़ादी मिलेगी, ये भी उन्होंने कहा। और ये तस्वीरें हैं रोड शो की, हजारों का हुजूम जो है यहाँ पर सड़कों पर देखा जा रहा है इस रोड शो में। वहीं बंगाल के हुगली में सीएम योगी की रैली। बंगाल के हुगली से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी की रैली। टीएमसी पर बरसे सीएम योगी। लैंड जिहाद की घटना पर टीएमसी मौन क्यों है? टीएमसी की राजनीति तुष्टीकरण पर टिकी है। टीएमसी दुर्गा पूजा, रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती है। टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देती है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज रैली। बंगाल के हुगली में सीएम योगी की रैली और वो जमकर टीएमसी पर बरसे हैं। लैंड जिहाद का जिक्र किया, कहा कि लैंड जिहाद की घटना पर टीएमसी मौन क्यों है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हैं ये। पीएम मोदी की हुंकार, आज बंगाल में अमित शाह का रोड शो हो रहा है, तो सीएम योगी की रैली भी बहुत कुछ बदलाव लाने की उम्मीद लगा रही है। टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देती है, कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बड़ी बातें रही आज जिस तरह से ये पूरी सभा हुई है। लैंड जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद की घटना पर टीएमसी मौन क्यों है। और मैं आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर 24 परगना में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। हिंदू 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 योगी जी जिंदाबाद, अजीत बख्शी जिंदाबाद, अजीत बख्शी जिंदाबाद। ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। और देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं। और लोगों का हुजूम भी ये बता रहा है कि किस तरह का समर्थन इस बार बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बम्पर वोटिंग भी ये बता रही है कि शायद बदलाव की बयार बह सकती है। हालांकि 4 मई को ही पूरी तरह से सब कंफर्म होगा आखिर किसके हिस्से में जीत गई और किसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, उत्तर 24 परगना से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और किस तरह से लोगों का हुजूम इस रैली में है, इससे अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसका दावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। और सीएम योगी की रैली में जिस तरह से हजारों की तादाद में ये भीड़ जो है हिस्सा बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये जो भीड़ है वो वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं? इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहां भाई, करना ही है, हमें यूसीसी लागू करना ही है, हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता। अब तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये डबल इंजन सरकार के द्वारा जो अभियान प्रारंभ होते हैं, डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता।
हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो, टीएमसी तो SC ST विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड सुशील तिवारी का। सुशील जी, देखिए जिस तरह से इस वक्त पश्चिम बंगाल का माहौल दिख रहा है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है और ऐसे में ये माना जाए कि जिस तरह से लोगों की भीड़ इन रैलियों में जुट रही है, बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ ये जो रैलियां बता रही हैं और ऐसे में पीएम मोदी का ये दावा कि जब अगली बार आऊंगा तो शपथ ग्रहण में आऊंगा, क्या कुछ वजह इसके पीछे? बिल्कुल गीतू, जिस तरह आज बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने आज पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे सीएम योगी हों, सभी की वहाँ आज रोड शो और तमाम जनसभाएं थीं। और इसमें प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि मुझे बंगाल को बचाना और उसको सुरक्षित रखना मेरे भाग्य में है। तो ऐसे में बंगाल में बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे 4 मई के बाद शपथ ग्रहण समारोह में आना है और मुझे पूरा दिख गया है यहाँ पर कि बंगाल में लोग बदलाव चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो बैरकपुर है, बैरकपुर हमेशा ये क्रांतिकारियों की धरती है। 1857 में जो आंदोलन हुआ था, भारत की क्रांति हुई थी, उसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस बार भी यहाँ से बदलाव होगा और यहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं टीएमसी के गुंडों से। और जो माँ मानुष माटी का जो जिक्र करती थी पहले टीएमसी, वो खत्म हो गया। आज के दिन में वो जिक्र नहीं करती है। माँ मानुष माटी के ही नारे से वो यहाँ पर आई थी। आज की डेट में टीएमसी कहीं ना कहीं इस नारे को भूल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विकास में और तमाम जो गतिविधियां उसमें शामिल होने जा रही हो। और उन्होंने साफ कह दिया, हम बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज करने जा रही है और 4 मई के बाद हम सत्ता में होंगे और मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा। और यहाँ तक कि सीएम योगी का जो रोड शो था, काफ़ी भीड़ थी, आज उसमें काफ़ी लोग थे। और यहाँ तक कि लोगों ने नारे लगाए कि बाबा बुलडोजर की जय हो और तमाम इस तरह के नारे थे, जिसमें हिंदू सम्राट और तमाम भारत माता की जयकारे लग रहे थे। और यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि जो यहाँ के गुंडे हैं उनको नेस्तनाबूद कीजिए बुलडोजर से। तो वहाँ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पर एक भी गुंडा नहीं दिखेगा। जिस तरह यूपी में मैंने काम किया है उसी तरह का काम बंगाल में बीजेपी करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैसेज दिया है। लोगों की बहुत भीड़ थी, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, काफ़ी भीड़ दिख रही थी। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो आज ऐलान कर दिया है कि बंगाल में बदलाव हो चुका है, बीजेपी सरकार आ रही है। तो ये जो पूरा एक रुख देखने को मिल रहा है बीजेपी का, उससे काफ़ी ये लोग आशान्वित दिख रहे हैं और साथ में विश्वास बहुत बढ़ गया है बीजेपी का। उसको लगता है कि जिस तरह जनता उसके बीच में खड़ी है, जनता उसके साथ खड़ी हुई है, रोड शोज में दिख रही है, प्रधानमंत्री की जनसभा में जिस तरह लाखों लोग पहुंच रहे हैं, तो उससे बीजेपी को अब ये दिखने लगा है कि इस वक्त जो 15 साल की सत्ता से ममता बनर्जी हैं, उनकी अब सत्ता जाने वाली है और बीजेपी की सत्ता आने वाली है। तो ये जो पूरा माहौल है बंगाल में, आज अंतिम दिन था, तो वहाँ प्रचार शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा और 4 मई को फैसले आने का दिन है। तो ऐसे में बीजेपी का जो विश्वास, अति विश्वास देखने वाला है। बिल्कुल, और अति विश्वास से वाकई क्या ये वोट्स में कन्वर्ट होगा, ये भी देखना होगा। और 4 मई को क्या कुछ हालात रहते हैं, ये भी 4 मई को ही पता चल पाएगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आपके 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा सभापति की मंजूरी मिली है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर अब 113 हो गई है, तो आपके सांसदों की संख्या घटकर 3 हो गई है। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आपके 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं सभी सांसद। और ऐसे में राज्यसभा के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां पर अब ये संख्या बढ़कर 113 हो गई है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 113 तक पहुंच चुकी है, जबकि आपके सांसदों की संख्या घटकर 3 हो गई है। तो बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा सभापति की मंजूरी मिल गई है।
और किसी भी तरह से नियमों का यहाँ पर कोई भी खेल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई अनदेखी नियमों की नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सदस्यता रद्द नहीं होगी और राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। तो आपके सांसदों की संख्या घटकर 3 हो चुकी है। तो जिस तरह से आपके 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय किया है, तो ऐसे में अब अगर आंकड़ों की बात करें, संख्या की बात करें, तो राज्यसभा में बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब 113 हो चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी मीनाक्षी से। मीनाक्षी, देखिए तो बहुत बड़ा खेल जो ये हो चुका है, हालांकि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। कयास लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा खेल होगा, 7 सांसद आ जाएंगे, ये शायद सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम जिक्र कर देते हैं कि आखिरकार वो 7 सांसद कौन से हैं जिन्होंने बीजेपी में विलय कर लिया है। तो इसमें अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी का साथ चुन लिया है और राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से इन्हें मंजूरी भी मिल गई है। देखिए ये तो ये बहुत शुरुआत से खबरें लगातार हम बता भी रहे थे अपने दर्शकों को कि 2/3 सांसदों का साथ होना आवश्यक होता है, वरना ये दल बदल कानून के तहत आ जाता है और ऐसे में इस दल बदल कानून के तहत इसे रद्द भी किया जा सकता है। और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के जो सांसदों की संख्या है आम आदमी पार्टी की, वो दरअसल 10 है। अब उसमें से 2/3 सांसदों का जो तुक बैठता है वो 7 सांसदों को बैठता है। 7 के 7 सांसद चले गए हैं, इसलिए इस विलय को मंजूरी चेयरमैन की तरफ से मिली है। अगर ये सांसदों की संख्या कम होती तो हो सकता था कि दल बदल कानून के तहत इन्हें ट्रीट किया जाता और इनकी सदस्यता भी जा सकती थी। ऐसे में सबसे मुफीद रास्ता यही था कि दल बदल कानून लागू किए बिना सीधे 2/3 सांसदों का समर्थन लिया जाए और उनके साथ जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाए। वो तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से राघव चड्ढा सामने आते हैं, उनके साथ संदीप पाठक भी मौजूद होते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को वो अलविदा कह रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट थी आज तक की। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस था जो कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद साथ छोड़ करके गए हैं उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की सियासत करना भूल चुकी है, हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इस पार्टी को अलविदा कह करके जा रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था। 7 सांसदों को राज्यसभा चेयरमैन की मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ साथ अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंबर गेम भी बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या या एनडीए के सांसदों की संख्या अगर आप यूं कहें तो अब उसमें खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है और 113 सांसदों की संख्या हो गई है बीजेपी के लिए भी। तो बीजेपी के लिए तो ये अच्छा रहा, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी अपनी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। पलटवार करने की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हासिल हो नहीं रहा है। दल बदल कानून को उनका कहना था कि दल बदल कानून इस पर लागू होना चाहिए और सीधे इन सांसदों की सांसदी को ही निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से जब इन सभी सांसदों को लेकर के उस लिस्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं जिसमें बीजेपी ने बताया था कि ये सांसद अब हमारे हो गए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कुनबा छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो नीतियां आम आदमी पार्टी की शायद वो वैसी नहीं रह गई है जब इन सभी ने ज्वाइन की थी पार्टी। और खुद राघव चड्ढा ये आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि मुझे आम आदमी से जुड़े सवाल नहीं पूछने दिया जाता और खुद उनकी पार्टी ऐसा कर रही थी। और इसकी पटकथा तो बहुत पहले 2 अप्रैल को तब लिख दी गई थी जब संसद का सत्र चल रहा था, उन्हें हटा दिया जाता है उनके पद से। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं घायल हुआ हूं, घायल और भी ज्यादा घातक होता है। और ये लाइनें कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को चेताया था कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम नेता सामने आए थे, सौरभ भारद्वाज सामने आए थे, आतिशी जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली की, वो भी सामने आई थी और उनकी तरफ से तमाम आरोप राघव चड्ढा पर ये कहते हुए लगाए गए थे कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था तब राघव चड्ढा कहाँ थे? तब राघव चड्ढा लंदन में बैठे हुए थे, अपनी आंखों का इलाज करवा रहे थे। इसके साथ साथ उनकी तरफ ये आरोप लगाए गए कि जब आम आदमी पार्टी सांसद और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से वॉकआउट करते हैं तभी राघव चड्ढा का साथ हमें नहीं मिलता है। यानी राघव चड्ढा को सीधे एक ये आरोप थे उन पर कि बिल्कुल, लेकिन मीनाक्षी जो भी नीतियां रही कुल मिलाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का ये गणित बिगाड़ दिया है, यही कहा जा सकता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।